दिस इज विकास कुमार झा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे HSFZ बोल्ट्स इन द प्रोसीजर्स ऑफ अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील मेंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें कॉलम को अलाइनमेंट करना है सबसे पहला। तो कॉलम को अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग टोटल स्टेशंस, पियानो वायर एंड वाटर लेवल्स, इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम लोग कॉलम के स्ट्रेटनेस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर किसी एक्सेस में वो झुका हुआ है तो उसको हम लोग ठीक करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चेन ब्लॉक्स। ठीक है, और अदर जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स होता है उसको ठीक करने के लिए उससे हम लोग यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे वो HSFZ बोल्ट्स के बारे में बात करेंगे। और HSFZ बोल्ट्स भी अलाइनमेंट में बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस है अपना। ठीक है, तो हम लोग ये भी बात करेंगे कि इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इसमें ग्रेड्स ऑफ बोल्ट्स क्या हैं और ये किस IS कोड्स के अंदर में आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि प्रोसीजर्स क्या है, दैट मीन्स कि ये मैनुअल टॉर्किंग है, प्री टॉर्किंग है, फाइनल टॉर्किंग, और ये हम इस पे भी बात करेंगे कि मैनुअल टॉर्किंग हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, प्री कहाँ यूज़ करते हैं, फाइनल कहाँ यूज़ करते हैं। इन सभी चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उसमें जो न्यूटन मीटर टॉर्क वैल्यू होती है वो कितने पे हम लोग सेट करते हैं और किस स्टैंडर्ड्स के रेफरेंस में हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस में हम लोग प्रोटोकॉल को समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ड्राइंग में अगर कुछ करेक्शन करना है, करेक्शन इन द सेंस की कुछ एक्स्ट्रा करना है, दैट मीन्स कि उस सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड फाइनली रिकंसिलेशन, बोल्ट्स रिकंसिलेशन के लिए हम लोग इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि अगर सपोज करो कि हमें 250 बोल्ट्स लगनी है किसी भी मेंबर्स में और डिजाइनर ने 250 बोल्ट्स की जगह 10 बोल्ट्स कम दिए हैं। ठीक है, तो हमको साइट रिव्यू करके एक्चुअल डेटा हमें फाइंड आउट करके वही वैल्यू हमें प्रोटोकॉल्स में भी फॉलो करना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में क्या होगा कि बहुत सारा कंजप्शन हो जाएगा और जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमें कम दिखेगा और कंजप्शन ज़्यादा दिखेगा, तो इसमें क्या होगा कि वेरिएशंस ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ HSFZ बोल्ट्स। अगर हम बात करें 3 केसेस की, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू HSFZ बोल्ट्स, तो HSFZ बोल्ट्स में क्या प्रॉपर्टी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो HSFZ बोल्ट्स की ये है कि बोल्ट सैंक में प्री डिफाइंड टेंशन इंड्यूस होता है। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम से भी शो ऑफ हो रहा है, प्री डिफाइंड टेंशन। ठीक है, एंड जो नेक्स्ट प्लेट है उसके साइड से कंपरेशन, दैट मीन्स कि ये कंडीशन इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब इसके टेंशन के कारण क्या होता है, ड्यू टू टेंशन इन द बोल्ट द इंटरफेस बिटवीन, ठीक है, स्टील मेंबर्स, दे कैनॉट मूव रिलेटिव टू ईच अदर बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस के कारण ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे कितनी भी वाइब्रेशन क्रिएट हो जाए मशीनिंग इक्विपमेंट के कारण। ठीक है, तो ये आसानी से इजी वे में ये आसानी से खुल नहीं सकता। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये लॉन्ग लास्टिंग है, हाई स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग, ये सब बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं HSFZ बोल्ट्स को, जैसा कि इसका नाम भी है, हाई स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल बोल्ट्स। ठीक है, विच हैज़ बिन टाइटन सच एज, मतलब इस तरह से टाइट किया जाता है उसको। ठीक है, कि इंड्यूस प्री डिफाइंड टेंशन इन द बोल्ट सैंक। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेड ऑफ बोल्ट्स। IS 4000 के अंदर में 8.8 और 10.9 ग्रेड्स का बोल्ट आता है। HSFZ बोल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो 8.8 कहने का मतलब क्या है, इसको यूँ समझो कि x.y लिखा हुआ है। ठीक है, तो x डिनोट कर रहा है 1/100 ऑफ नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ इन न्यूटन एमएम स्क्वायर। ठीक है, इसका यूनिट क्या है, न्यूटन एमएम स्क्वायर। एंड y 10 टाइम्स द रेशियो ऑफ द लोअर यील्ड स्ट्रेस एंड नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो 8.8 कहने का मतलब एक्चुअल में मतलब क्या हुआ कि नॉमिनल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस 800 न्यूटन एमएम स्क्वायर एंड 0.8 जो है, दैट मीन्स y क्या रिप्रेजेंटेट कर रहा है, लोअर यील्ड स्ट्रेस ऑफ 80% ऑफ 800 न्यूटन एमएम स्क्वायर। 800 का 80%, ठीक है, दैट मीन्स कि 640 न्यूटन एमएम स्क्वायर इसकी स्ट्रेंथ हुई। कौन सी स्ट्रेंथ, लोअर यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और नॉमिनल अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कितना हुआ, 800 न्यूटन एमएम स्क्वायर। ठीक है,
नो डाउट। अब हम लोग बात करते हैं IS 4000 के अंदर में, अगर आप बोल्ट दैट मीन्स कि टॉर्किंग कर लेते हो तो एटलीस्ट 4 थ्रेड्स हमको बाहर निकलना चाहिए, ठीक है, शो ऑफ होना चाहिए 4 थ्रेड्स, तभी हम मानेंगे कि ये जो बोल्टिंग हुई है, ये जो टॉर्किंग हुई है, ये परफेक्ट टॉर्किंग हुई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर बात करें साइज़ ऑफ बोल्ट्स की, तो डिफरेंट साइज़ ऑफ बोल्ट्स हैं, बट IS 4000 के अंदर में 16, 20, 24, 30, 36, 22 इस कैटेगरी के बोल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, देखो एक्चुअल में कहने का मतलब है कि नॉमिनल डाई ऑफ बोल्ट्स हैं, ठीक है, जो भी दिया हुआ है 16, 20, 24 ये दिया है। इसके बाद अलाउंसेस ग्रिप्स जो है वो है 26, 31, 36, 42। देखो कुछ नहीं करना है, इसको जो भी डाया हो एटलीस्ट तो आप क्या करो कि +10 कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो अलाउंसेस भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सरफेस फिनिश की बात करते हैं कि जो भी बोल्ट्स आता है, ऐसा सब चीज़ जो भी बोल्ट्स आता है वो ऑलरेडी क्या होता है, जिंक कोटेड होता है, ठीक है, जिंक फॉस्फेट से कोटिंग किया रहता है। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं होगा कि क्यों किया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रिवेंट रस्ट को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बोल्ट्स में जिंक फॉस्फेट की कोटिंग करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ओवर साइज होल्स हैं, ठीक है, अगर सपोज़ करो कि जो भी बोल्ट्स लगना है हमें ये पता नहीं है कि यहाँ 20 का लगना है, 24 का लगना है, तो आप क्या करो कि +2 mm, ठीक है, +2 mm या 1.25 × D उतना का होल होना चाहिए, ठीक है। जैसे 16 mm डाया है तो 20 mm से ज़्यादा होल नहीं होना चाहिए, 24 है तो 28, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 16, 20, 24, 30, 36 के लिए 8.8 और 10.9। देखो यहाँ एक मिनिमम टेंशन इन किलोन्यूटन फॉर द प्रॉपर्टी क्लास, ठीक है, यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है 94.5, ठीक है। तो ये जो है लोड है, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ लोड, ठीक है, जो भी किलोन्यूटन में दिया हुआ है ये है प्रूफ लोड। तो M16 में प्रूफ लोड कितना है, 94.5। प्रूफ लोड का कहने का मतलब ये होता है कि वो जो भी यील्ड स्ट्रेस है, जो भी यील्डिंग पॉइंट है उससे जस्ट नीचे प्रूफ लोड होता है। मैं एक डायग्राम की सहायता से आपको दिखाता हूँ। तो प्रूफ लोड वो है, ठीक है। और इसके बाद हम जो अभी दिखाने जा रहे हैं एक डायग्राम में, उस डायग्राम से हम लोग ये दिखाएंगे कि एक्चुअल में टॉर्किंग का जो न्यूटन मीटर है वो कितने पे सेट करते हैं हम लोग, ठीक है, वो दिखाएंगे। ये है मैनुअल टॉर्किंग मशीन, एज़ पर प्रोसीजर्स हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो मशीन शो ऑफ हो रहा है वो है फाइनल टॉर्किंग मशीन। इस मशीन का भी यूज़ हम लोग एज़ पर प्रोसीजर्स करते हैं, ठीक है, कि जहाँ हमको ज़रूरत होगी, जहाँ हैवी सेक्शंस होगा वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ इजी वे में करते हैं, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं कि ग्रेड ऑफ बोल्ट की पहले भी हमने बात करी है, ठीक है। तो एक 10.9 यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, तो इसका एक्चुअल में क्या मीनिंग है वो भी हमने पहले डिस्कस करा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा मैनुअल टॉर्किंग मशीन है वो एक्चुअल में कहाँ यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। ये शो ऑफ हो रहा है, ये है साइड रनर है, ठीक है। तो साइड रनर में हम लोग, और ये है 16 का बोल्ट है, ठीक है, 16 के बोल्ट में हम लोग मैनुअल टॉर्किंग मशीन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो शो ऑफ होगा आपको वो भी साइड रनर ही है, लेकिन उसमें क्या है कि वो विंडो वाला साइड रनर है और उसमें हम लोग 12 का बोल्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे जगह पे हम लोग सैग एंगल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो सेक्शंस दिख रहे हैं आपको वो सेक्शन है बिल्टअप सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे प्री प्लस फाइनल दोनों का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद भी आपको शो ऑफ हो रहा है जॉइंट का, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक जॉइंट को दिखाऊं, ठीक है। और फोर्थ जो हमने बात करी थी कि एटलीस्ट 4 थ्रेड्स बाहर होनी चाहिए, वो हमने प्रोसीजर्स को फॉलो किया है। यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो कि जॉइंट कनेक्शन है, कॉलम कनेक्शन, 2 कॉलम कनेक्शन के बीच में यहाँ पे भी इम्पैक्ट प्लस फाइनल दोनों हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये ब्रेसिंग्स की बोल्टिंग है, ठीक है। इसके बाद आगे वाले
इसमें जो मशीन्स हैं इसमें दो नोटेशन दिया हुआ है, एक क्लॉकवाइज एंड एक एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपको खोलना है या लगाना है उसके लिए हम लोग इस बटन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में ये भी आपको दिख रहा होगा कि जो भी हम लोग बेल्टेड हैवी सेक्शन बॉक्स प्रेसिंग है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इम्पैक्ट प्लस फाइनल दोनों का यूज़ करा, ठीक है। इसमें मैनुअल से काम नहीं चलेगा इसलिए दोनों का यूज़ करा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी बॉक्स ब्रेसिंग है, हैवी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ हम लोग इम्पैक्ट प्लस फाइनल वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ की मेन बीम हो, फ्लोर बीम हो, बिल्टअप सेक्शन हो एंड हैवी बीम हो, ठीक है, कॉलम को जॉइंट हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन मीटर में। देखो 20 का है अगर बोल्ट, तो हम लोग जो न्यूटन मीटर यूज़ करते हैं न्यूटन आमम वो है 615, ठीक है। और 24 के लिए 1060 दैट 1060, ठीक है, न्यूटन आमम न्यूटन मीटर में, ठीक है। तो ये टॉर्क वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं। ये देखो आप, ये एक प्रोसीजर है, राइट। अब बात करते हैं हम लोग इंस्पेक्शन मेथड की। तो पहला प्रोसीजर उसमें है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्कर हैव टू सेटिस्फाइड, ठीक है, फ्रॉम ओन साइड देन मार्क द येलो चौक। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि येलो चौक से मार्क कर देना है अगर वर्कर ने फुल सेटिस्फैक्शन के साथ उसको चेकअप किया है तो, ठीक है। देन सेकंड क्या है कि देन कॉल द कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर, दे चेक एज पर स्टैंडर्ड लाइक 3-4 थ्रेड्स आर कम्स आफ्टर द टॉर्किंग, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि जो भी अगर हमारे सपोज करो कि क्लाइंट का कोई मेंबर है, बोर्ड का कोई मेंबर है, वहाँ कॉल अप कर लो, ठीक है, कि आपको इंस्पेक्शन करने आना है, ठीक है, आप इंस्पेक्शन करो, ठीक है। क्योंकि बार बार हम एक चीज़ को नहीं कर सकते टॉर्क, ठीक है। अगर एक बार जिस चीज़ को हमने टॉर्क कर दिया तो फिर सेकंड में क्या होता है कि बार बार उसको और वो टॉर्क करोगे तो वो क्या होगा, उसका थ्रेड जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। इसलिए हमको एक ही बार में उसको क्या करना होता है कि थ्रेडनिंग को बचाने के लिए हम लोग को एक ही बार में जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी है या मेंबर्स हैं उनको बुला के हम लोगों को इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद वो जब फाइंड आउट करेंगे तो फिर हम लोग लास्टली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि तुम क्या करो कि येलो पेंट कर दो। पहले हम लोग येलो चॉक इस्तेमाल किया, फिर हमने येलो पेंट से उसको क्या करा कि पेंट कर दो उसको, ठीक है, ये अपने साइड से। इसके बाद बोर्ड मेंबर्स को बुला लो, फिर बोर्ड मेंबर्स को बुला लो, एक दो उसको टाइट कराओ। उन्होंने बोला कि मैं इनिशियल हम लोगों ने क्या करा है, ये इनिशियल हम लोगों ने चेक कर लिया है, ठीक है। आपको अगर चेक करनी है तो एक दो ऐसा मतलब चेक करो, उसको जहाँ पे भी मन होगा वो एक दो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे इंस्पेक्शन मेथड्स हैं, 3-4 तरीके से हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। देन वी हैव टू हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि प्रोटोकॉल बनाएंगे, ठीक है। अब प्रोटोकॉल में क्या होगा, कुछ ज़्यादा होता नहीं है प्रोटोकॉल में। एक्चुअल में प्रोटोकॉल में क्या होता है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रोटोकॉल में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्क नंबर, ड्राइंग नंबर, सीरियल नंबर एंड प्रोटोकॉल का जो भी नंबर है, ठीक है, वो हमको क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए, ठीक है। एंड साइट रिव्यू के द्वारा मैं पहले ही बताया था एक्चुअल प्रोसीजर्स का जो भी बोल्ट्स है उसमें उसको यूज़ करना है हमको। इसके बाद जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद हमको रिस्पेक्टेड मेंबर से साइन ले लेना है, ठीक है। देन हम लोग को क्या करना है कि बिलिंग के प्रोसीजर्स में उसको बिलिंग डिपार्टमेंट को दे देना है, ठीक है। इसके बाद वो बिलिंग वेरीफाई करके उसका वेट को वेरीफाई करके, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं तो अलाइनमेंट की बात में हम लोगों ने देखना यही होता है कि कितना टनेज है, ठीक है। उस टनेज के अनुसार हम लोग की बिलिंग होती है, ठीक है। जैसा रेट डिसाइड होता है उस अनुसार हम लोग उसका बिलिंग करते हैं, ठीक है। लास्टली देखो मैं कुछ और बातें बता देना चाहता हूँ। अब बात आती है कि ड्राइंग में जो भी मेंबर हो गया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कलर कोड से आप उसको कलर कोड कर दो, क्योंकि बाद में क्या होगा कि परेशानी नहीं होगी इससे। जैसे ही आप ड्राइंग निकालोगे तो ये पता पड़ जाएगा कि कौन सा मेंबर हमने टॉर्किंग चेक करा है और कौन सा मेंबर नहीं करा है, ठीक है। एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद की जो भी बातें हैं वो है क्या एक्चुअल में एक्सेल सीट एक बनाओ,
ठीक है। और रोज़ का रोज़ जैसे ही अगर चेक हुआ ना, जैसे सपोज करो 16.4 मीटर है, ठीक है, और वो चेकअप हो गया, तो जैसे ही चेकअप हो गया तो आप क्या करो कि उसको एंट्री कर दो एक्चुअल वैल्यू के साथ में, ठीक है। तो वो रिकन्सिलेशन के लिए एक डेटा फॉर्म बनते चला जाएगा और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है।